हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो है बहुत ही खास आप सभी के कॉलेज के यूनिट एग्जाम्स के लिहाज से। दोस्तों हर किसी के कॉलेज में अब ये वो वक्त है जब यूनिट टेस्ट एग्जाम्स या आपके पहले एग्जाम्स जो हैं वो आ चुके होंगे या टाइम टेबल आ गया होगा और सभी को जरूरत है कि यार हर सब्जेक्ट के दो चैप्टर्स तो अपन कवर कर ही ले। आज का ये वीडियो आपके इकोनॉमिक्स के पहले 2 चैप्टर्स की समरी आपको देने वाला है, क्विक रिकैप आपको देने वाला है। अगर आपको पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के वीडियोस चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है ये एक शॉर्ट समरी वीडियो है कि साला आईएमपी पढ़ने का क्या, किस तरह से हम कौन से आंसर का क्रक्स निकाल सकते हैं और कैसे उसे एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और प्यार बरकरार रखिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहले आंसर के साथ, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जैसा मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें टोटल अपने को 6 आंसर पढ़ के जाना चाहिए। एग्जाम कैसा भी हो, कितने आंसर पढ़ के जाने का? 6 आंसर के बारे में नॉलेज लेकर जाने का। पूछेगा कोई भी 2 तो उसको अच्छे से लिखने आना चाहिए। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ माइक्रो, स्कोप ऑफ मैक्रो, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो। दोस्तों ये 6 क्वेश्चंस आपको डिस्टिंग्विश भी लिखने में मदद करेंगे, अग्री डिसएग्री लिखने में मदद करेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन लिखने में आपको ये 6 क्वेश्चंस मदद करने वाले हैं। ये 6 क्वेश्चन डन तो चैप्टर डन। सबसे पहला आपके सामने दिख रहा है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आंसर का नाम 3 थियरी, आंसर का नाम 3 थियरी, आंसर का नाम 3 थियरी, आंसर का नाम 3 थियरी। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इस क्वेश्चन का मतलब है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या उसका एक्सटेंट है, क्या उसका लिमिट है, क्या क्या उसके अंदर आता है। तो उसके अंदर आती है 3 थियरी, उसके अंदर आती है 3 थियरी, उसके अंदर आती है 3 थियरी। जी हाँ दोस्तों, 3 थियरीज में थियरी ऑफ पीपी प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ एफपी थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। टोटल कितनी थियरी? 3 थियरी। कितनी थियरी? 3 थियरी। थियरी ऑफ पीपी प्रोडक्ट प्राइसिंग, दूसरा थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और तीसरा थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। याद रखिए दोस्तों, प्रोडक्ट प्राइसिंग नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। इट इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट्स। कैसे भाव तय होता है, अगर ये वस्तु 50 रुपए की है तो ये 50 रुपए की कैसे है, ये बिकेगी कितने में। एक प्रोडक्ट के प्राइजेस से रिलेटेड है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। और किसी भी वस्तु का प्राइस उसके मार्केट फोर्सेस से तय होता है। और इसीलिए आपको दिखेगा प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर 2 आइटम आपको लिखना है, डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस और सप्लाई, मतलब आंसर जब ओन वर्ड्स में लिख भी रहे हो ना तो याद रखो आंसर के अंदर डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस का पॉइंट आना ही चाहिए। तो while you are writing this point, you will make sure that you will write that there are 2 important market forces. जैसे 2 मार्केट फोर्सेस है, 2 मार्केट फोर्सेस आहेत. कोणते आहेत ते? डिमांड आणि सप्लाय. किसी भी वस्तु के डिमांड कितना है उससे उसका भाव तय होता है, उसका सप्लाई मार्केट में कितना हो रहा है उससे उसका भाव तय होता है। और इसीलिए डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस एन इंपॉर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। लिखोगे कैसे? बहुत ही सिंपल वे में लिख सकते हो। द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। एक लाइन क्लियर। पहली लाइन में क्या लिख रहा है वो? द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय 2 मार्केट फोर्सेस, वन इज डिमांड एंड वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद डिमांड एनालिसिस एंड इट इज ऑल्सो कंसर्न्ड विद सप्लाई एनालिसिस। खत्म हो गया पॉइंट। पहले वो क्या बता रहा है तन्मय? वो बता रहा है कि भाई डिमांड सप्लाई ये 2 इंपॉर्टेंट मार्केट फोर्सेस है। किस चीज के लिए? प्राइस कैसे तय होता है उसके लिए। और फिर वो बता देता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों का एनालिसिस करता है। खत्म। माइक्रो एनालिसिस डज डिमांड एनालिसिस आल्सो एंड सप्लाई एनालिसिस। पहला पॉइंट क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पे आते हैं थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर बोलेगा तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन याद आना मांगता है। फैक्टर बोले तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, अरे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, इनके बिना प्रोडक्शन प्रोसेस हो ही नहीं सकता। तो प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर वाला, ये जो फैक्टर्स है ये फुकट में तो काम करेंगे नहीं, इनको मिलेंगे रिवॉर्ड्स। और रिवॉर्ड्स ही है फैक्टर का प्राइस, रिवॉर्ड्स ही है फैक्टर का प्राइस। लैंड कोई फ्री में आपको दे देगा क्या? नहीं। लैंड का मिलता है भाड़ा यानी रेंट, कैपिटल का मिलता है इंटरेस्ट, समझ रहे हैं?
एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट और लेबर को मिलता है वेजेस। तो अपना कीवर्ड क्या है? RIPW। क्या? RIPW। क्या? RIPW। RIPW। R से रेंट, I से इंटरेस्ट, P से प्रॉफिट, W से वेजेस। हर फैक्टर को मिलता है रिवॉर्ड और उसी रिवॉर्ड की कहानी है थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। आइए पढ़ते हैं। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन का प्रोसेस। इजी, चारों फैक्टर के नाम लिख दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और फिर उनको मिलता क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड क्या मिलता है? तो इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, इज्जत से। क्लियर है एवरीवन? पहली दो थियरी समझा। क्वेश्चन का नाम है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम 3 थियरी। आंसर का नाम 3 थियरी। पहला थियरी, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, कैसे भाव तय होता है वस्तुओं का, डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस। दूसरा थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, याद रखने का फैक्टर्स कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और उनको मिलता क्या है? रिवॉर्ड। कौन सा? RIPW, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस। अरे खत्म, पक्का समझा क्या? तीसरी थियरी पे आते हैं। तीसरी थियरी है थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, देखो चार्ट पे लेके आता हूं आपको। चार्ट क्या बोलता है? थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर जो है ना, वो एफिशिएंसी 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 के बारे में है। किसके बारे में? एफिशिएंसी एफिशिएंसी एफिशिएंसी। किसके बारे में? एफिशिएंसी एफिशिएंसी एफिशिएंसी। थियरी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब होता है सामाजिक कल्याण, समाज का भला। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये हर चीज को जांचता है, परखता है विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी कितना अच्छे से हमने रिसोर्सेस का यूज किया, कितना अच्छे से हमने हमारे पास जो है उसको यूटिलाइज किया, और तभी हमें पता चलता है कि हमारी क्षमता के हिसाब से हम काम कर रहे हैं कि नहीं। तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, यानी जो रिसोर्सेस हैं उससे प्रोड्यूस कितना किया। फिर एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, यानी जो प्रोड्यूस किया वो लोगों तक पहुंचा कि नहीं। वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन को कंजम्पशन में देखते हैं। समवेयर और दी अदर आपने प्रोड्यूस करके रखा है लेकिन लोगों तक पहुंचाया नहीं, तो इल्लप्पो, किसी कोई काम का नहीं है। नथिंग इज यूजफुल, पड़ा पड़ा सड़ जाएगा ना। इट हैज टू रीच द पीपल एंड दैट इज व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। डिस्ट्रीब्यूशन से ही तो होगा कंजम्पशन। एंड लास्टली ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी में याद रखने का दैट ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी कम्स ओनली एंड ओनली व्हेन डिजायर्ड गुड्स आर क्रिएटेड। जो लोगों को चाहिए, जो लोगों की इच्छा है, जो लोगों का डिमांड है, वो प्रोड्यूस करना, यानी ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो एक देश में एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी से थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बनता है। समझा? लिखने का कैसा सर? ऐसे लिखने का। थियरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब ये वेलफेयर किससे पता चलेगा? एफिशिएंसी से। काय की एफिशिएंसी? रिसोर्सेस के एलोकेशन की। बराबर। अब इसमें कौन सी एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सैटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल। याद रखिए दोस्तों, पहला आता है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। यानी प्रोडक्शन वाले में क्या लिखने का? तुम्ही किती प्रोड्यूस करताय, मॅक्सिमम करताय ना, ते झालंच पाहिजे। कोणते रिसोर्स वेस्ट नाही झाले पाहिजे। तुम्हारे पास मशीन है जो 50 किलो प्रोड्यूस कर रही है, उसमें तुम 20 किलो प्रोड्यूस कर रहे हो, तो तुम वेस्ट कर रहे हो ना उसको, उसकी क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर रहे, तो इट इज वेस्टेज। इसके अलावा एफिशिएंसी इन कंजम्पशन किससे आता है? डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। किससे आता है? डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपरली जो प्रोड्यूस किया वो बटना भी तो चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट भी तो होना चाहिए। एंड लास्ट में आती है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इट मींस प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स व्हिच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। लोगों को जो चाहिए वो पूरी तरह से उनको देना इज कॉल्ड एज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो पूरा आंसर अपने को क्या समझाता है? पूरा आंसर अपने को यही समझाता है दैट थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर इज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला आंसर समझा क्या? कुछ डाउट है क्या दोस्तों? देखो, ये वाले रिवीजन सेशन के अंदर मैं फास्ट ही जा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुका हूं ना। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो और आपको लग रहा है फास्ट जा रहा है, तो डिटेल वाला वीडियो प्लेलिस्ट में वहां से देख सकते हैं। यहां पे अपने को क्या करना है? यहां पे अपने को ब्रशअप करना है। 1.5x पे देख के भी ब्रशअप हो सकता है। आपको खाली पॉइंटर्स दिमाग में फिट करने और लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, वरना आगे का पार्ट और पीछे का सपाट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि नया नया तो पढ़ते जाएंगे, पिछला भूलते जाएंगे। दैट इज व्हाई राइट एंड प्रैक्टिस, थियरी के अंदर लिख के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है।
चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगले आंसर की ओर। 1.2 और 1.2 है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा? स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। याद रखिए दोस्तों, माइक्रो 3 थियरी, मैक्रो 4 थियरी, मैक्रो 4 थियरी, मैक्रो स्कोप ऑफ माइक्रो पढ़ा, अभी पढ़ेंगे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो के अंदर कितना थियरी? 4 थियरी। मैक्रो के अंदर कितना थियरी? 4। अरे मैक्रो के अंदर कितना थियरी? 4। याद रखिए दोस्तों, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों देखने में पॉइंट बड़े हैवी लग रहे होंगे, लेकिन सारे आसान हैं। आपको मेन पार्ट याद रखने का, माइक्रो मीन स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। अरे माइक्रो मीन स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। अरे माइक्रो मीन स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। तो मैक्रो के अंदर जो भी स्टडी, जो भी एनालिसिस होगी वो लार्ज एनालिसिस होगी ना। तो इनकम बोले तो कौन सा इनकम? नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। इनकम बोले तो कौन सा इनकम? नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। एम्प्लॉयमेंट पूरे देश का। Theory of income and employment thus studies the factors determining the level of national income and employment and what causes fluctuations in it। यानी ये थियरी क्या स्टडी करती है सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये थियरी स्टडी करती है कि देश का नेशनल इनकम बनता कैसे, कौन से फैक्टर्स से बनता है, और उसमें उतार चढ़ाव कैसे आता है, क्यों आता है, ये नौकरियां लोगों को मिलती कैसे हैं, कौन से फैक्टर्स उसके जिम्मेदार है, और कैसे इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। पहली थियरी, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दूसरी, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, यानी महंगाई, इन्फ्लेशन, मंदी का माहौल, तेजी का माहौल, ये जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन जो है वो कैसे हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। तीसरे नंबर पे थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये देश की ग्रोथ और देश के डेवलपमेंट के बारे में ही तो है, एंड दैट इज व्हाई इट शोज हाउ आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग, हाउ आवर इकोनॉमी इज डेवलपिंग। ये हमें प्रॉब्लम्स भी बताता है दोस्तों, ये हमें बताता है प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पोवर्टी, काहे को देश में गरीबी है, ये भी तो समझाता है। और साथ ही साथ खाली प्रॉब्लम बता के चले नहीं जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम है सॉल्यूशन भी बताना। और इसीलिए दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स सजेस्ट अस स्ट्रैटेजीज टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये वाला जो पॉइंट है ना इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, इसमें क्या लिखने का? With the help of macroeconomics, we understand the problem of underdevelopment and poverty, and also it suggests us theories or strategies to boost economic growth and development. और आखिर में आता है दोस्तों मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने अभी आपको बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको रिवॉर्ड क्या मिलता है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स तो नेशनल इनकम के बारे में है ना, देश के बारे में ना, एक के बारे में है क्या? नहीं, ये एक की नहीं अनेक की स्टडी है, एक की नहीं अनेक की स्टडी है, एक की नहीं अनेक। तो जब ये एक की नहीं अनेक की स्टडी है तो आपको याद रखना है कि देश के इनकम में रेंट का हिस्सा कितना है, इंटरेस्ट का हिस्सा कितना है, वेजेस का हिस्सा कितना है। इट हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग द शेयर ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन द नेशनल इनकम। समझे? एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन्स व्हिच फैक्टर्स डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कौन से फैक्टर्स से नेशनल इनकम तय होता है, एंड व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशंस इन इट। ये दो लाइन याद रख लो, हर पॉइंट में काम आएगा। क्या? फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द लेवल एंड व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशन। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द लेवल एंड व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशन, किसके वजह से ये बनता है और क्यों उतार चढ़ाव होता है। दोस्तों यहां पर भी वही दिखेगा। और इसके बाद जब तुम अगली थियरी पढ़ोगे ना, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, इसमें भी तुमको वही दिखेगा। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड एंड फर्दर एक्सप्लेन्स व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशन। तो क्या डिटरमाइन करता है और क्या फ्लक्चुएशन करता है, क्या डिटरमाइन करता है और क्या, ये पढ़ने में मैक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है, ये स्टडी करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। हम पढ़ रहे हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आंसर का नाम 4 थियरी। पहला थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, दूसरा थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, तीसरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और चौथा मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। 4 थियरी है एकदम आसानी से। अगली थियरी है थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात आएगी तो पहले तो कॉजेस पढ़ने का, अंडर डेवलपमेंट और पोवर्टी के, क्यों गरीबी है देश में वो पढ़ेंगे ना।
और फिर सॉल्यूशन देंगे। और इसीलिए क्या बोला है, मैक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट एक्सप्लेन्स द कॉजेज, इट एक्सप्लेन्स द कॉजेज, इट एक्सप्लेन्स द ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एंड ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रैटेजीज, ऑल्सो सजेस्ट फॉर एक्सिलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बड़ा ही आसान है, 2 लाइन का आंसर है, 2 लाइन का पॉइंट है, कुछ भी नहीं है, बाइट करने जैसा, ओन वर्ड में आराम से लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें पहले कॉजेस समझना पड़ेगा, गरीबी क्यों है, अंडर डेवलपमेंट क्यों है, और फिर स्ट्रैटेजी सजेस्ट करना पड़ेगा कि भाई साहब कैसे हम ग्रोथ को बढ़ाएं, डेवलपमेंट को बढ़ाएं। आखिरी पॉइंट पे आ जाते हैं, एक तो लाइन में ही खत्म हो जा रहा है, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन टोटल नेशनल इनकम। मतलब देश की इनकम में रेंट का हिस्सा कितना, वेजेस का हिस्सा कितना, इंटरेस्ट का हिस्सा कितना और प्रॉफिट का हिस्सा कितना, ये पता लगाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अरे समझा क्या, पक्का समझा। यहां पे दोस्तों अपना दूसरा आंसर भी हो गया समाप्त। पहले क्या क्या पढ़ा, स्कोप ऑफ माइक्रो, स्कोप ऑफ मैक्रो, स्कोप ऑफ माइक्रो, स्कोप ऑफ मैक्रो, स्कोप ऑफ माइक्रो 3 थियरी, स्कोप ऑफ मैक्रो 4 थियरी। माइक्रो के अंदर कौन सी थियरी है जरा याद करते हैं, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अभी 4 थियरी पढ़ा स्कोप ऑफ मैक्रो के अंदर। पहला थियरी, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, दूसरा थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, तीसरा थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और चौथा थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डन डन डन। 2 आंसर में कुछ डाउट है क्या? चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे फेमस आंसर, फीचर्स ऑफ माइक्रो, फीचर्स ऑफ माइक्रो। आंसर का नाम लैब यूएसपी, आंसर का नाम लैब यूएसपी, अरे आंसर का नाम लैब यूएसपी, अरे आंसर का नाम लैब यूएसपी। एल से लिमिटेड स्कोप। फीचर्स के जरिए ना अपन ओम माइक्रो को बारीकी से जानने की कोशिश करते। तो अपने को माइक्रो के बारे में मालूम है ना, माइक्रो मीन स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। अरे माइक्रो मीन स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। माइक्रो बोले तो एक की स्टडी, मैक्रो मतलब अनेक की स्टडी, माइक्रो मतलब एक की स्टडी, मैक्रो मतलब अनेक की स्टडी। तो भाई ये लिमिटेड स्कोप है, क्यों? क्योंकि ये तो एक की स्टडी है। लिमिटेड स्कोप, व्हाई? बिकॉज इट डजंट स्टडी नेशन वाइड प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े प्रॉब्लम को स्टडी करता ही नहीं है, ये तो छोटी 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 इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है। इसके लिए ये तो लिमिटेड स्कोप है ना, ये तो ऐसा दिखता है माइक्रोस्कोप से, बाहर तो दिखता ही नहीं है। समझा क्या? Somewhere or the other, my dear friends, L for limited scope, easy. Why? Because it doesn't look at the nationwide problems. Next, A से analysis of market structure, फालतू पॉइंट है। 5वें चैप्टर के अंदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट में अलग अलग मार्केट अपने को स्टडी करने मिलेंगे। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ऑलिगोपोली जैसे अलग अलग मार्केट इकोनॉमिक्स में स्टडी किए जाते हैं, और वो स्टडी करने में मदद कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड दैट इज व्हाई इट इज एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। बी से आता है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, बेस्ड ऑन अजम्पशंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये थियरी को सिंपल और आसान बनाते हैं। और दैट इज व्हाई देयर आर वेरियस अजम्पशंस व्हिच आर मेड बाय वेरियस इकोनॉमिस्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर वो परफेक्ट कंपटीशन हो, प्योर कैपिटलिज्म हो, फुल एम्प्लॉयमेंट हो, ये सारी चीजें जो है ये धारणाएं हैं, कंसिडरेशंस हैं, सोचना है, मानना है। ऐसा असली में हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स की थियरी इससे सिंपल और आसान बन जाती है। इसीलिए द थियरी इज बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन, बेस्ड ऑन सर्टेन। टेक्स्ट बुक में एक बहुत भारी वर्ड दिया है, लेजिज फेयर पॉलिसी। क्या दिया है? लेजिज फेयर पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है सर? लेजिज फेयर पॉलिसी का मतलब होता है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो ये नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है। हर सरकार तो हर जगह है, हर जगह अपने को टैक्स भरना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है गवर्नमेंट की। बट समवेयर और दी अदर ये एक अजम्पशन है कि जितना कम इंटरवेंशन रहेगा उतना धंधा अच्छा होगा, उतना इकोनॉमी फलेगा फूलेगा। तो ये अजम्पशन के बेसिस पे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स चलता रहता है। लैब समझा क्या? हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो, आंसर का नाम लैब यूएसपी, आंसर का नाम एल से लिमिटेड स्कोप, ए से एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, बी से बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, बेस्ड ऑन based on use of marginalism principle, use of marginalism
दोस्तों याद रखिए, मार्जिनलिज्म मतलब एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल, एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल। अरे एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा, एडिशनल पे एडिशनल, द चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय वन एडिशनल यूनिट इज कॉल्ड एज मार्जिनल। दोस्तों आपके ओवरऑल सेटिस्फैक्शन पे, आपके ओवरऑल कंजम्पशन पे एक एक्स्ट्रा यूनिट का जो सेटिस्फैक्शन है वो मार्जिनल है, और इसी एक्स्ट्रा के ऊपर बहुत सारे इकोनॉमिक डिसीजंस निर्भर है। तो मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल का इस्तेमाल माइक्रो इकोनॉमिक्स करके इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में सिंप्लीफाई करता है, हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। एस से दो, पी से दो, एस से दो, पी से दो, एस से दो, पी से दो, अरे एस से दो, पी से दो, एस से दो, पी से दो, एस से दो, पी से दो। एस से स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, अरे एक की स्टडी है, अनेक की नहीं, अरे एक की स्टडी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू माइक्रोस्कोप, लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू माइक्रोस्कोप, एंड दैट इज व्हाई इट स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, इट डजंट स्टडी एग्रीगेट्स सच एज इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई एक्सेट्रा। एक को स्टडी करता है, अनेक को। उसके बाद स्लाइसिंग मेथड, यहां पे दो शब्द याद रखने हैं, स्प्लिट और डिवाइड, स्प्लिट और डिवाइड, स्प्लिट और काट देता है, अलग कर देता है, स्प्लिट और डिवाइड कर देता है, स्लाइस कर दीजिए। ये प्रॉब्लम तो बड़ा बड़ा छो आएगा तुम्हारे सामने, का ही कर लोगे, काट दो काट दो काट दो काट दो, काट ही दो। स्प्लिट एंड डिवाइड क्या बोलते हैं, स्प्लिट एंड डिवाइड क्या बोलते हैं, स्प्लिट एंड डिवाइड। आहा दोस्तों, स्प्लिट एंड डिवाइड्स एंड देन स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स सेपरेटली, एक एक यूनिट को आहा शुभम सेपरेटली स्टडी करते, एक अलग अलग करके, एक साथ तो हम नहीं कर सकते ना, वो तो मैक्रो का काम है। माइक्रो का काम है स्लाइसिंग मेथड, समझा क्या? स्लाइसिंग मतलब स्प्लिट एंड डिवाइड द बिग इनटू स्मॉल एंड देन स्टडी ईच यूनिट सेपरेटली। आखिरी में पी से प्राइस थियरी, पी से पार्शियल इक्विलिब्रियम। प्राइस थियरी तो हम ससुरा पहले ही पढ़ चुके हैं, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में पढ़ा ना। इट इज अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस। तो ये पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या है सर? इक्विलिब्रियम यानी तराजू, तराजू के अंदर हम तोलते हैं, मेजर करते हैं, वे करते हैं अलग अलग इकोनॉमिक वेरिएबल्स को, उनके अलग अलग इक्विलिब्रियम के पोजीशन को स्टडी करना ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स का इक्विलिब्रियम पार्शियल है। कैसा है? पार्शियल है। कैसा है? पार्शियल। याद रखना है, पार्शियल मतलब एक का इक्विलिब्रियम पोजीशन देखना, सबका नहीं, और इसीलिए ये आइसोलेट करता है एक वेरिएबल को। वेरिएबल मतलब क्या सर? तो प्राइस एक वेरिएबल है, डिमांड एक वेरिएबल है, पॉपुलेशन एक वेरिएबल है, सप्लाई एक वेरिएबल है। देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स इन एन इकोनॉमी। किसी एक वेरिएबल को अलग करके उसको स्टडी करते रहना इज कॉल्ड एज पार्शियल इक्विलिब्रियम। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन जो कंटेंट है ना, वही एक का है ना, वही स्मॉल का है ना, इंडिविजुअल का है, पर्टिकुलर का है। और इसीलिए पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब एक वेरिएबल को अलग करना, आइसोलेट करना और उसको डिटेल में स्टडी ही कर देना। तो आंसर का नाम लैब यूएसपी, आंसर का नाम लैब यूएसपी। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम लैब यूएसपी। आंख बंद करके मेरे साथ, एल से लिमिटेड स्कोप, ए से एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, बी से बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशन के बाद यू 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 से यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, यूज ऑफ एस से दो, पी से दो, एस से दो, पी से दो, और एस से दो, पी से दो। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, स्लाइसिंग मेथड, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, स्लाइसिंग मेथड, प्राइस थियरी, पार्शियल इक्विलिब्रियम, प्राइस थियरी, डन 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 डन। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है, सर कितना लिखने का, इतना सारा पढ़ा दिया आपने, तो एग्जाम में कितना लिखेंगे? देखो यूनिट टेस्ट हो, बोर्ड एग्जाम हो, मैं एक ही बात बोलता हूं, पढ़ने का सारा। You have to study all the points because these points are those points which will help you in understanding that the concept of microeconomics. It will help you in understanding each and every point and specifically distinguish between में agree disagree जैसे क्वेश्चन में इनमें से कोई पॉइंट अगर अलग से भी आया ना, तो आप वो करने के लिए आसानी से रेडी रहेंगे अगर आप सारे पॉइंट दिमाग में फिट करके गए तो। अगर आप सोचेंगे यार मैंने देखा, हाँ भाई
कोई कोई लोग रहते हैं ऐसे, मैंने देखा है पास पेपर के अंदर है ना 4 ही फीचर्स पूछता है, ये सर है ना पागल है, ज्यादा क्यों पढ़ा रहा है, 4 पूछता है, 4 ही पढ़ाना। लेकिन दोस्तों वो पागल को ये नहीं मालूम है कि एग्जाम के अंदर ये छठा पॉइंट अलग से 4 मार्क के लिए आ चुका है, एग्जाम के अंदर ये अलग से एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आ चुका है, एग्जाम के अंदर ये स्लाइसिंग मेथड डिस्टिंग्विश में काम आता है। तो अगर तू गिन चुन के 4 ही पॉइंट पढ़ के जाएगा और अलग से कोई पॉइंट पूछ लिया तो तू तो लाचार हो जाएगा। एग्जाम में तू बोलेगा क्या हार्ड पेपर है रे। सो समवेयर और द अदर माय डियर फ्रेंड्स यू हैव टू रिमेंबर दैट पढ़ने का सारा ही पॉइंट है। ओन वर्ड्स में अच्छे से लिख सकते हो, कंटेंट के ऊपर ध्यान दो, आप आराम से हर आंसर लिख पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आपको फीचर्स ऑफ माइक्रो समझा होगा। लैब यूएसपी, लैब यूएसपी, अरे लैब यूएसपी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट से आ जाते हैं चौथे आंसर पे। फीचर्स ऑफ माइक्रो के बाद फीचर्स ऑफ मैक्रो। 3G स्लिप, अरे 3G स्लिप, अरे 3G स्लिप, अरे 3G स्लिप। देखो भाई चौथे आंसर पे आ गए अपन। स्कोप ऑफ माइक्रो 3 थियरी, स्कोप ऑफ मैक्रो 4 थियरी, फीचर्स ऑफ माइक्रो लैब यूएसपी और फीचर्स ऑफ मैक्रो 3G स्लिप, अरे 3G स्लिप, अरे 3G स्लिप, अरे 3G, अरे 3G, AG OG कितने जी 3G, AG OG कितने जी 3G, AG OG कितने जी 3G। 3G है दोस्तों, जनरल जनरल ग्रोथ, क्या जनरल जनरल ग्रोथ, क्या जनरल जनरल ग्रोथ, क्या जनरल जनरल ग्रोथ। भाई ये आंसर तो कंपैरिजन में ही खत्म हो जाएगा, माइक्रो के साथ जोड़ के पढ़ लेंगे, यहां पे ही चाट लेंगे पूरा आंसर। दोस्तों जनरल इक्विलिब्रियम, वहां पे था पार्शियल, यहां पे है जनरल, अरे वहां पे था पार्शियल, यहां पे है जनरल। माइक्रो एक की स्टडी है, मैक्रो अनेक की स्टडी। तो ये किसी को आइसोलेट करके एक आध वेरिएबल को क्यों पढ़े, तराजू तो ये भी लेके बैठा है लेकिन ये जनरल लेके बैठा है, ये सबको एनालाइज करेगा। जनरल इक्विलिब्रियम मींस लुकिंग एट द इकोनॉमी एज अ होल, ये पूरा एक साथ स्टडी करेगा, सारे वेरिएबल्स के पोजीशन को देखेगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। दूसरा जी बोलता है जनरल प्राइस लेवल। माइक्रो में हमने प्राइस थियरी पढ़ा, लेकिन वो एक एक वस्तु का प्राइस था ना भाई सुमित, वो क्या था, प्रोडक्ट का प्राइस था ना, एक वस्तु कितने की है, इसका प्राइस कितना है, इसका डिमांड कितना है, इसका सप्लाई, एक के बारे में स्टडी करा। यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल है, यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल है। याद रखिए ओवरऑल मार्केट प्राइसेस, एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस, ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए, एग्जाम में लिखते हो क्या, ओवरऑल मार्केट प्राइसेस, एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस आर कॉल्ड एज जनरल प्राइसेस एंड द स्टडी ऑफ दीज जनरल प्राइसेस इज डन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझे, जनरल जनरल ग्रोथ, ग्रोथ बोले तो ग्रोथ मॉडल, बिना ग्रोथ मॉडल्स के कभी कोई एनालिसिस सक्सेसफुल नहीं हो सकती। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ग्रोथ मॉडल्स हमेशा जरूरी होते हैं, बिना ग्रोथ मॉडल्स के कभी भी कोई काम नहीं हो सकता। और यहां पे महालनोबिस के ग्रोथ मॉडल का एग्जांपल भी है। महालनोबिस का हेवी इंडस्ट्रीज का ग्रोथ मॉडल था जिसने सक्सेस दिलाया और देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाया। देश तो खेती प्रधान था, खाली एग्रीकल्चर होता था, लेकिन ग्रोथ मॉडल जब आते हैं तो योजनाएं आती हैं और उसके जरिए सफलता मिलती है। तो जनरल जनरल ग्रोथ, क्या जनरल जनरल ग्रोथ, कितने जी 3G, कितने जी 3G, जनरल जनरल ग्रोथ, जनरल इक्विलिब्रियम, जनरल प्राइस लेवल, ग्रोथ मॉडल्स, जनरल जनरल ग्रोथ, जनरल जनरल ग्रोथ। आगे बढ़ते हैं, स्लिप 3G स्लिप, ऐसे स्टडी ऑफ एग्रीगेट, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। अरे कंपेयर कर लेते हैं ना, माइक्रो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल था, ये स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, स्टडी ऑफ एग्रीगेट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। इंडिविजुअल मतलब एक की स्टडी, एग्रीगेट मतलब अनेक की स्टडी। एग्रीगेट का मतलब ही होता है टोटल, सबको स्टडी करना, होल, खड्डे वाला नहीं, पूरा फुल कंप्लीट। तो यहां पर याद रखना है आपको, एग्रीगेट मतलब फुल कंप्लीट। एल से लंपिंग मेथड, वहां पे था सिलाइसिंग मेथड, यहां पे है लंपिंग मेथड, वहां पे था सिलाइसिंग मेथड, यहां पे है लंपिंग मेथड, वहां पे था सिलाइसिंग मेथड, यहां पे है लंपिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड में क्या करते थे शट्टी, स्प्लिट और डिवाइड, क्या करते थे, स्प्लिट और डिवाइड, क्या करते थे, स्प्लिट और डिवाइड। यहां पे क्या है, स्प्लिट नहीं है, जोड़ेंगे। लंपिंग है ना, लंपिंग के अंदर सब एक साथ संभालेंगे। Lumping method is all about studying the whole problem together.
not in separate chunks. It is about studying or analyzing the whole economy together. समझे? SL समझा? आई से दोस्तों 2 पॉइंट्स हैं, इनकम थियरी और इंटरडिपेंडेंस, बहुत ही आसान पॉइंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स अधूरा है, अधूरा है, अधूरा है इनकम थियरी के बिना। फिलिंग द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव्स में कई बार क्वेश्चन आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस थियरी, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इनकम थियरी। याद रखिए, माइक्रो इज अबाउट प्राइस डिटर्मिनेशन एंड मैक्रो इज अबाउट इनकम डिटर्मिनेशन। इनकम वो भी कौन सा इनकम? नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। इनकम वो भी कौन सा इनकम? नेशनल इनकम, नेशनल। तो याद रखना है दोस्तों, इनकम थियरी इज ऑल अबाउट नेशनल इनकम, कि देश का इनकम कितना है, देश की आबादी कितनी है, देश का प्रोग्रेस कितना है, और इससे आप देश के इनकम को कैसे, कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, उसमें कैसे फ्लक्चुएशंस आता है, वो यहां पे स्टडी किया जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनकम थियरी। और आखिर में आता है इंटरडिपेंडेंस दोस्तों। इंटरडिपेंडेंस यानी याद रखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग एल्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग, अरे एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग। आपको याद रखना है दोस्तों, हर चीज एक दूसरे पे निर्भर है। इनकम है तो सेविंग है, सेविंग है तो कैपिटल है, कैपिटल है तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है तो प्रोडक्शन है, और प्रोडक्शन है तो फिर एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है तो फिर इनकम है। पूरा साइकिल ही सेम है ना। एक भी चीज कम हुई तो सब कुछ कम हो जाएगा। अगर आपकी इनकम कम हो गई तो आपकी सेविंग कम हो जाएगी, सेविंग कम होगी तो कैपिटल कम होएगा, कैपिटल कम होएगा तो आप इन्वेस्ट कम करेंगे, इन्वेस्ट कम होगा तो फिर प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम, एम्प्लॉयमेंट कम तो इनकम भी कम, फिर पूरा साइकिल। तो इनकम से शुरू हो रहा है अगर, तो खत्म भी इनकम पे ही हो जाता है। समवेयर और दी अदर दोस्तों, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग एल्स। एक चीज कम हुई तो सारी कम हो जाएंगी। जैसे कोविड में हमने देखा ना यार, लोगों की नौकरियां जाने लगी, नौकरियां जाने लगी तो इनकम कम हो गया, इनकम कम हो गया तो लोगों ने सेविंग करना कम कर दिया, कैपिटल खर्चा करना कम कर दिया। लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे कोविड के टाइम पे, क्योंकि यार मंदी का माहौल था, किसी को कुछ पता नहीं था, भरोसा नहीं था, गारंटी नहीं, तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स कम कर दिए। इन्वेस्टमेंट्स कम तो प्रोडक्शन कम, देश के अंदर पूरी मंदी का माहौल छा गया था। प्रोडक्शन कम तो एम्प्लॉयमेंट और कम, बेरोजगारी बढ़ गई। समवेयर और दी अदर दोस्तों, एवरीथिंग इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग एल्स, इसीलिए इंटरडिपेंडेंस। और आखिर में पी से पॉलिसी ओरिएंटेड। दोस्तों, योजनाओं के बिना कुछ नहीं होता। जैसे ग्रोथ मॉडल जरूरी है, वैसे योजनाएं जरूरी हैं, पॉलिसीज जरूरी हैं। हमारे देश में हमने दुनिया भर की योजनाओं के बारे में सुना है। महाराष्ट्र के अंदर लाड़की बहन योजना हमने सुना है। ऐसी कई पॉलिसीज हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना, बहुत सारी अलग अलग योजनाएं हैं दोस्तों। और इन योजनाओं से देश का विकास, देश का ग्रोथ, देश की तरक्की होती है। तो फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज आर एसेंशियल एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज पॉलिसी ओरिएंटेड, अरे मैक्रो इकोनॉमिक्स इज पॉलिसी ओरिएंटेड। उम्मीद करता हूं दोस्तों चारों आंसर आपके दिमाग में फिट हो रहे होंगे। वंस अगेन आई रिपीट, अभी अभी हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आंख बंद करके मेरे साथ, 3G स्लिप, एजीओजी कितने जी? 3G। एजीओजी कितने जी? 3G। पहला जनरल, जनरल ग्रोथ, जनरल इक्विलिब्रियम, जनरल प्राइस लेवल और ग्रोथ मॉडल, 3G खत्म। उसके बाद स्लिप, एस से स्टडी ऑफ एग्रीगेट, स्टडी ऑफ एग्रीगेट, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। उसके बाद एल से लंपिंग मेथड, कौन सा मेथड? लंपिंग मेथड, अरे कौन सा मेथड? लंपिंग मेथड। आई से 2, इनकम थियरी, इंटरडिपेंडेंस, इनकम थियरी, अरे इनकम थियरी, और आखिर में पी से पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। 4 आंसर क्लियर हैं दोस्तों। आखिरी 2 आंसर इसी चैप्टर के फटाफट से कर लेते हैं। ये दोनों बाकी फालतू ही आंसर हैं, इतना कोई खास इसमें है नहीं कुछ। ये आते भी एग्जाम में बहुत कम है, लेकिन देखना जरूर है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो, इसमें बस तारीफ करनी है आपको। माइक्रो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिना माइक्रो कैसे होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरी नाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, बीएफएफ पे, बीएफएफ पे, अरे बीएफएफ पे। कोई बोले तुमको अरे तो कम पॉइंट है, टेक्स्ट बुक में तो ज्यादा पॉइंट है, तो उसको बोलने ज्यादा बात मत कर, तू पढ़ ले। ये आंसर आज तक 4 मार्क के ऊपर कभी आया नहीं है बोर्ड एग्जाम में, और आएगा भी नहीं। तो याद रखिए कि इतने पॉइंट इनफ है। बीएफएफ पे, बी से बिजनेस डिसीजन लेने में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। बिजनेस के सारे डिसीजन, जैसे प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है वगैरह वगैरह, ये हमें हेल्प करता है। तो बी से बिजनेस डिसीजन। एफ से, सॉरी, बी से एक और पॉइंट, बेसिस ऑफ वेलफेयर, बेसिस ऑफ, हमने थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर पढ़ा ना, वही यहां पे चेप दो, सेम टू सेम।
थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में क्या पढ़ा? एफिशिएंसी एफिशिएंसी एफिशिएंसी, सेम लिखने का, कुछ भी अलग नहीं लिखने का। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी लीड्स टू वेलफेयर। डन डन डन। फिर एफ से 2, फ्री मार्केट इकोनॉमी, फॉरेन ट्रेड। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है सर? क्या होती है फ्री मार्केट? जहां पे रिसोर्सेस का अल्टीमेट यूजेज होता है, जहां पे रिसोर्सेस का वेस्टेज नहीं होता है, जहां पे ट्रेड जो है बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस के बिना होता है, उसे कहते हैं फ्री मार्केट। और फॉरेन ट्रेड, माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉरेन ट्रेड में भी मदद करता है। टैरिफ्स, टैक्सेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर एनालिसिस करके हमें बताता है कौन से चीज के ऊपर टैरिफ का कितना प्राइस पे असर पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइस थियरी है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये फॉरेन ट्रेड में प्राइसेस के ऊपर भी हमें एनालाइज करके देता है कि कौन सी चीज पे टैक्सेस का कितना असर हो रहा है। फॉरेन ट्रेड में हेल्पफुल है। और आखिर में प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइसेस वस्तुओं के तय कैसे होते हैं, डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस, उससे ये पता चलता है। और इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग में हेल्प करता है दोस्तों, किस तरह से देश में आर्थिक मॉडल्स हमें बनाने चाहिए जिससे देश का ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो। तो बीएफएफ पे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आते हैं आखिरी वाले पे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो परफेक्ट लेंस, या पीएफ लेंस भी इसको बोल सकते हैं। पी से परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी को देखता है ना, एक की है क्या? नहीं, ये तो अनेक की स्टडी है। एक की है क्या? नहीं, ये तो अनेक की स्टडी। तो याद रखिए परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी का हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, हम कितना ग्रोथ कर रहे हैं, पिछले साल के हिसाब से इस साल का ग्रोथ कितना है, वो स्टडी करने में मदद करता है। फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, हमारा देश कैसा फंक्शन कर रहा है, अलग अलग एस्पेक्ट इसके कैसे वर्क कर रहे हैं, ये अलग अलग फंक्शनिंग समझने में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देश में कितना रोजगार है वो पता चलता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं वो पता चलता है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, कभी मार्केट में तेजी का माहौल है, दिवाली है अच्छा माहौल है, कभी मंदी का माहौल है, अरे यार कोरोना आ गया यार, सब लॉकडाउन लग गया, फ्लक्चुएशंस। ये इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस भी किसके जरिए स्टडी हो पाएंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए स्टडी होते हैं। एन से नेशनल इनकम, ये तो हमेशा लिखने का ही, मैक्रो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेशनल इनकम। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशंस इन इट। याद कर लो ये लाइन, हर पॉइंट में लिखना ही। और आखिर में स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, जैसे नेशनल इनकम एक वेरिएबल है, वैसे ही एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, यानी टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, ये सब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अलग अलग वेरिएबल्स हैं। और इन वेरिएबल्स को स्टडी करने में हमारी मदद मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंस वाले दोनों आंसर, माइक्रो हो या मैक्रो, आपको इसमें तारीफ ही करनी है, इसमें अच्छा ही लिखना है कि देखो ना मैक्रो इकोनॉमिक के सारे वेरिएबल पढ़ने में मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब उसके बिना होएगा कैसे, वेरी इंपॉर्टेंट। समझे क्या? तो यहां पे दोस्तों अपन ने 6 आंसर को क्विकली रिकैप किया है। उम्मीद करता हूं आपको समझा होगा, थोड़ा ब्रशअप हुआ होगा, थोड़ा याद हुआ होगा। लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से रिवीजन करो ताकि यूनिट टेस्ट बहुत अच्छा जाए और ये चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन आए, फिर वो अग्री डिसएग्री हो, डिस्टिंग्विश हो, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकें। दोस्तों नोट्स आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएंगे हमारे ऐप में, नाम है स्काई एजुकेशन, तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।